अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के हवाले से। तो आज हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग पे डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग का मतलब जैसे लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, पेशेन गोई करना। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि माशी पेशेन गोई करना। जब भी किसी बिज़नेस में हम काम कर रहे होते हैं तो अपने एसेट और लायबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं कि हमारा जो फाइनेंस है या कैपिटल हमने उसको किस तरह इन्वेस्ट करना है और किस तरह उससे अर्न करना है। तो इसको हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो ये है कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। उसमें फिर हम दो मेथड पढ़ेंगे कि मेथड फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कौन कौन से हैं। इसी तरीके से फिर उसमें है 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फोरकास्टिंग है। 2 मेथड जो है हम डिस्कस करेंगे जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके 3 तरीके हैं, उनसे हम किस तरह फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं। फिर स्टेप इन प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट है, जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए भी बड़ी हेल्पफुल होती है, वो फोरकास्टिंग में भी आपकी बड़ी मदद करती है। उसके बाद है डिटरमाइन प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट और उसके बाद है प्रेजेंट सेल मेथड। तो ये जनरल से मेथड्स हैं, इन स्टेप ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इज़ लुकिंग अहेड और डेवलप अ फाइनेंशियल प्लान फॉर द फ्यूचर। हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो एक काम कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कहलाती है। किस लिए करते हैं? ये आपकी स्ट्रेटजिक ग्रोथ के लिए बहुत है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेटजिक ग्रोथ ऑफ द फर्म। अब हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में आउटलाइन में, इसके 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यूजिंग प्रोफार्मा और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेथड जो है सबसे बेहतर रहता है, ये मोर एग्जैक्ट और टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। दूसरा मेथड परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, इस छोटा लेस प्रिसाइज मेथड है, लेकिन ये इजी कैलकुलेशन इजी है कि हम अपनी बिज़नेस की या फर्म की सेल से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमने फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या करनी है, हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है, डिमांड को किस तरह मीट करना है, सप्लाई को किस तरह बेहतर करना है, डिमांड सप्लाई को किस तरह मेंटेन करके चलेंगे और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ऑफर टाइम दीज स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द लैंडर। हम अपने लैंडर से भी इसको रिक्वायर कर लेते हैं। फिर 3 चीज़ें हैं, 3 जो है स्टेटमेंट्स हैं जिनसे हम करते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट, कैश बजट और बैलेंस शीट। नॉर्मली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, जो कि फर्म की फाइनेंशियल वर्थ को शो करता है, जिसको हम बुक्स भी कहते हैं। हमारी बुक्स, ये किसी बैंक की बुक कितने पे क्लोज हुई है, किसी फर्म की बुक कितने पे क्लोज हुई है। तो ईयर एंड उसका जून क्लोजिंग पे होता है 30 जून को। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और क्लोज होता है 30 जून पे। द फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप ए सेल्स प्रोजेक्शन। पहला स्टेप क्या है, जब इनकम स्टेटमेंट बात करते हैं तो हम सेल प्रोजेक्शन की तरफ आते हैं। अब इसमें क्या है, जब सेल प्रोजेक्शन की बात आएगी तो हम इनकम स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। Establish a sale projection, determine a production schedule और production requirements, compute the other expenses। जितने भी हमारी सेल है उसको हम टोटल करेंगे, हमारे जो अदर एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, उनको हम टोटल करेंगे। डिटरमाइन प्रॉफिट बाय द कंप्लीटिंग एंड एक्चुअल परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, और वो उसके बाद हम उसको इनकम स्टेटमेंट के परफॉर्मा डाल के कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कुछ चीज़ें प्लस होंगी, कुछ माइनस होंगी, कुछ तो वो हमारी इक्वल होनी चाहिए किसी बिगिनिंग इन्वेंट्री के। सिंपल से है, प्रोजेक्टेड लोड ऑफ सेल जो है वो आपकी सेल में ऐड हो जाएंगे। डिज़ायर एंडिंग इन्वेंट्री, जो आपका माल बच गया वो उसमें से माइनस हो जाएगा, और वो माल इक्वल टू कितना चाहिए आपके बिगिनिंग इन्वेंट्री, यानी कि ओपनिंग स्टॉक के बराबर होना चाहिए। ये थोड़ा सा रेलिवेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में के हवाले से। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट और यूनिट टू बी प्रोड्यूस। अब ये ग्राफिकली हमने फिगर में रिप्रेजेंट किया चीज़ को कि सेल प्रोजेक्शन का ताल्लुक किससे है, प्रोडक्शन प्लान से। यहाँ हमने डिस्कस किया था परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट को। परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट कहाँ से, कि कैश बजट। पहला स्टेप क्या है, परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट हमने शुरू में पढ़ा था। दूसरा मेथड क्या था, कैश बजट, और तीसरा क्या था, परफॉर्मा बैलेंस शीट। ये आपके नोटिस बोर्ड बजट आ गया कैपिटल बजट के थ्रू। ये आपका क्या, कैश बजट, जो हम कैश इनफ्लो आउटफ्लो कंपनी का हो रहा होता है। ये आपका प्रायर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का क्या है, जो पिछले साल की बैलेंस शीट का उसका बैलेंस उठा लेंगे। इस बैलेंस शीट का डाटा कहाँ से लेंगे, प्रायर बैलेंस शीट से। कैश बजट कहाँ से लेंगे, आपने जो कैपिटल बजट तय किया था बजट से लेंगे, और आपका प्रॉफिट। ये 3 आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगी। ये बेसिकली हम इस तरह परफॉर्मेंस डेवलप करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ये पिक्चोरियल व्यू है। आपको पता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट और लायबिलिटीज़ होती हैं। अच्छा, अगर हम करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से माइनस करें तो क्या वर्किंग कैपिटल का फार्मूला निकल आता है।
तो एसेट में क्या होता है, एसेट दो किस्म के होते हैं, एक करंट एसेट होता है और एक फिक्स एसेट होता है। करंट एसेट में फॉर एग्जांपल आपके पास कैश आ गया $5,000, मार्केट सिक्योरिटीज आपकी थी 3,200, अकाउंट रिसीवेबल जो आपने मार्केट से पैसा लेना है वो कितना है 9,600, इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक कितना पड़ा था 4,960, तो टोटल करंट एसेट की वैल्यू होगी आपकी 22,760। आपकी फिक्स एसेट कितने हैं, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट कितने हैं 27,740। दैट मीन्स आपके टोटल एसेट कितने हो गए, एसेट साइड कितनी होगी 50,500। लायबिलिटी साइड क्या, अकाउंट पेबल वो पैसा जो आपने देना है $4,500। नोट पेबल कोई भी नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट जो आपने कर्जा वापस करना है 15,000 रुपया, कॉमन स्टॉक जो आपके शेयर होल्डर्स है उनको कितना पे करना है आपने 10,500। रिटेन अर्निंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, रिटेन अर्निंग कितनी है हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था 20,500, तो लायबिलिटीज आपकी कितनी होगी 50,500। अब ये इसका परफॉर्मा है। प्रायर बैलेंस शीट का डाटा इसमें आ जाएगा, अनचेंज आइटम जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गई, लॉन्ग टर्म डेट आ गया और कॉमन स्टॉक। उसके बाद क्या नंबर 2 पे परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस आ गया, उसमें इन्वेंट्री और आपकी रिटेनर नहीं आ जाएंगी। ये तीसरा मेथड हमने डिस्कस किया था कैश बजट, उसमें क्या आएगा कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंट पेबल और नोट पेबल, ये आपकी कैश में जो चीज़ें डील होती हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, परफॉर्मा बैलेंस शीट बनाएंगी। अब ये एक इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट कैसे निकलती है, जो आपकी सेल होती है, सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की सेल जो थी वो $1 लाख थी, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसकी कॉस्ट कितनी 61,470 रुपये, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, सेल में से जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 38,530। उसमें से आपने जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस कर देने, 12,000 थे तो 38 में से 12 गया 26 आ गया। ये आपके पास अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस कि आप जो मार्कअप पे कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंस है डेट पे, तो वो 1,500 थे वो लेस हो जाएंगे, 25,030 आ गया, तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितना आ गया 25,030 रुपये। 20% टैक्स आपने पे कर दिया, उसका 25,030 का 20% बनेगा $5,006, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई आपकी 20,024 रुपये। कॉमन स्टॉक डिविडेंड जो आपकी लायबिलिटी जो आपने देना था अपने शेयर होल्डर्स को वो क्या है 1,500, वो लेस कर देंगे तो आपके पास रिटेन अर्निंग इंक्रीज होगी कितने से 18,524 से। इसी तरह बैलेंस शीट को देखते हैं भाई, जैसे पिछली एग्जांपल में लिया था करंट एसेट और टोटल एसेट, आपके पास आ गया करंट एसेट में कैश आ गया, मार्केट सिक्योरिटीज आ गई, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आ गया, इन्वेंट्री आ गई, इसको टोटल कर लेंगे, ये टोटल करंट एसेट है। जो फिक्स एसेट है वो आपका जब ऐड हो जाएंगे, करंट एसेट और फिक्स एसेट मिलकर क्या बनाते हैं टोटल एसेट्स बनाते हैं। इसी तरह करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी बना के टोटल लायबिलिटीज बनाती हैं। तो अकाउंट पेबल आपके पास आ गया, नोट पेबल आ गया, लॉन्ग टर्म डेट आ गया, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग आ गई, आपके पास ग्राफिकली बैलेंस हो गया एसेट एंड लायबिलिटीज। तो ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और इसमें कोई इतनी खास बात थी नहीं, हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें इसकी याद रखनी है कि हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हुए किन मेथड्स को या किन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। ये परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है। अब ये क्या है कि शॉर्टकट तरीका है, सिंपल सा तरीका है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी कम है। ये बेसिकली एक अंदाज़ा लगाने के लिए होता है कि हमारे किसी जो काम में हम देखते हैं किसी भी कंपनी की सेल कितनी, सेल से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे फर्दर हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है इस चीज़ में, ये इस प्रोडक्ट में कितना हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। ईजर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंसिंग नीड्स, द क्विक एंड डर्टी अप्रोच भी से कहा जाता है। Assume that balance sheet accounts will maintain a constant percentage relationship to sale, asset over current sale is equal to percentage of sale, ये फार्मूला इसका आ गया। अच्छा जी, अब परसेंटेज ऑफ सेल मेथड का फार्मूला क्या है, RNF इज इक्वल टू एसेट ओवर सेल, जिसको हम कहते हैं चेंज इन सेल आ जाएगा आपका, माइनस लायबिलिटीज ओवर सेल, माइनस चेंज इन सेल, माइनस पी क्या प्रॉफिट मार्जिन आपका, और S2 आपके पास क्या है, ये फोरकास्टेड सेल है, 1 माइनस डी। अब जब डी आ गया तो डी आपके पास क्या है, डिविडेंड है, ठीक है जी। तो अब ये फार्मूला क्या हो गया, यहाँ पे हमने इसको मजीद एलेबोरेट भी कर दिया इन टर्म्स को कि A ओवर S मीन परसेंटेज रिलेशनशिप ऑफ एसेट टू सेल, चेंज एस, ये चेंज एस, ये क्या है, चेंज इन सेल्स फॉर कॉस्ट बनस प्रायर, कि जो पिछली सेल थी वो, और अब मिसाल तो अगर पहले सेल 1 लाख थी और हम फोरकास्ट कर रहे हैं इस साल इस प्रोडक्ट की सेल 1,20,000 रुपये होगी, तो 1,20,000 में से जब 1 लाख माइनस करेंगे तो इसका मतलब चेंज कितना है सेल में 20,000 का। प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा उस पर, और S2 हमने यहाँ पे जिक्र किया था, S2 क्या था, फोरकास्टेड सेल थी। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट आप नीचे करेंगे तो ये देखें इसमें क्या आ रहा है जी,
ये आ आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 1:D, ये डिविडेंड के ये रिटेंशन आ जाएगी आपके पास। ये एक कंपनी की उन्होंने होवर्ड कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट ले ली है, जो हमने पहले डिस्कस की है। ये कैश साइड हो गई, एसेट साइड होगी, वो लायबिलिटी साइड होगी उसकी, और ये उसकी परसेंटेज से चेंज को हमने ले लिया। थैंक यू गाइस, ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ।